ग्रामीण जीवन यापन, शहरी जीवन यापन, लेन देन का बदलता स्वरूप, हमारी सरकार, स्थानीय सरकार और सड़क सुरक्षा। ये चैप्टर्स थे हमारे बिहार बोर्ड के, जिसको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगी होगी। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 6 के ही सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, विविधता ही हमारा पहला अध्याय था बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी के बुक में विविधता की समझ ही हमारा पहला अध्याय है। इसमें 2 चैप्टर्स जो हैं वो विविधता के ऊपर में है, विविधता और एवं भेदभाव। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी इस वीडियो को करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 40% जो है वो बिहार बोर्ड से मिलता जुलता ही है। 60% कंटेंट जो है वो डिफर कर रहा है बिहार बोर्ड से, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। पहला अध्याय, विविधता की समझ, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने समझा था कि हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। कई मामलों में हमारे अंदर विविधताएं हैं, और ये विविधताएं जो हैं हमारे जीवन को क्या बनाती हैं, रोचक बनाती हैं। यहाँ पे 4 सवाल किया गया है, आप इस चारों सवाल पे नजर डालेंगे। जब हम बाहर जाते हैं तो क्या पहनना पसंद करते हैं? हम सब अलग अलग, हमारा सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, किसी किसी का जवाब एक दूसरे से मिलता जुलता भी हो सकता है। मैं घर में बात करती हूँ, घर में बात करती हूँ, कौन सा भाषा है जो घर में आप लोग बोलते हैं? हो सकता है सबकी भाषा अलग अलग हो, किसी किसी की एक दूसरे से मेल भी खाती हो। मेरा पसंदीदा खेल, मुझे ये किताबें पढ़नी पसंद हैं। तो ये क्यों पूछा गया, ये 4 सवाल आपके सामने क्यों रखा गया है? ये समझने के लिए कि हमारे विचार विभिन्न हो सकते हैं, इस आधार पे हमारे अंदर विविधता देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। विविधता को और अच्छे से समझने के लिए, जैसे लास्ट बिहार बोर्ड के चैप्टर विविधता की समझ में 2 बच्चों, निशान नाम के 2 बच्चों की कहानी दी गई थी, वैसे ही एनसीईआरटी के बुक में भी दोस्ती करना हेडिंग से एक स्टोरी दी गई है, जो कि अगेन 2 बच्चों के, 2 समीर के बारे में ये कहानी है। उसमें से एक समीर जो है वो मुस्लिम बच्चा होता है, दूसरा समीर जो है वह हिंदू बच्चा है। पहला समीर जो है वो अखबार बेचता है फुटपाथ पे, और वो मुस्लिम परिवार से होता है। इन दोनों के बीच में कैसे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं उसको दर्शाया गया है इस कहानी में। इस कहानी के माध्यम से जो कहानीकार मुख्यतः हाईलाइट करना चाहता है उसे हम देखेंगे। यहाँ समीर, पहला समीर जो अखबार बेचता है, वो दूसरे समीर से पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब जब सब्जेक्ट शब्द आप सुनते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो सब्जेक्ट एक तो साधारणतः क्लासेस में विषय के को लेकर के कि किस विषय के आप छात्र हो, किस सब्जेक्ट के आप छात्र हो, उससे आता है। और दूसरा पॉलिटी के अंदर में सब्जेक्ट का जो अर्थ है वो है पर्जा। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? पर्जा। द सिटीजन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री आर नोन एज सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री। अब यहाँ स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो समीर जो है, जो अखबार बेचने वाला मुस्लिम बच्चा है, वो चिंता जताता है दूसरे समीर के पास कि मेरठ में कुछ गड़बड़ी हो गई है, वहाँ पे दंगे में लोग मारे जा रहे हैं, और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, और मेरे सारे लोग, मेरे परिवार के लोग मेरठ में ही रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये कहानी जो है ये किसकी लिखी हुई है उसके बारे में यहाँ जिक्र है, इसको देखेंगे आप। ये कहानी ली गई है द लाइट्स
चेंट, द लाइट्स चेंट। और कहानी किसकी है? पोयली सेन गुप्ता की। किसकी है? पोयली सेन गुप्ता की। उसी कहानी के आधार पर ये कैरेक्टर्स बनाए गए हमारे चैप्टर्स के लिए, जिनके संवाद से हम लोग उस परिदृश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बुक कहता है कि यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये किस बारे में बात हो रहा है? गैर बराबरी का रूप है। ये गरीबी को लेकर के बात हो रहा है। गरीबी जो है वो गरीबी क्या है? गरीबी जो है वो विविधता नहीं है, वो गैर बराबरी है। किसी के पास अवसर न होना, जमीन का न होना और इस तरह के संसाधन के न होने के कारण कोई अगर स्कूल नहीं जा पाता है तो वो विविधता के कारण नहीं हो रहा है बल्कि असमानता यानी कि गैर बराबरी के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भारत में विविधता हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ मतलब भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बिहार बोर्ड के मुताबिक देखेंगे आप लोग तो 1652 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हमने लास्ट बिहार बोर्ड के क्लास 6 के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, इस पर नजर डालेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रार्थना या इबादत कैसे करते हैं? तो हिंदू लोग भक्ति, तो मुस्लिम नमाज इत्यादि। शादी कैसी होती है? तो फेरे लेकर के यहाँ निकाह कराया जाता है, या फिर एक और मेथड है जो अदालत में जाकर के कोर्ट मैरिज हम कर सकते हैं। कपड़े, साड़ी, लहंगा या अन्य सूट वगैरह, और यहाँ नकाब मुस्लिम औरतें अक्सर पहनती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, मणिपुर के बारे में दे रहा है बुक में कि मणिपुर की औरतें फनेक पहनना पसंद करती है। फनेक क्या है? एक प्रकार का वहाँ का ड्रेस है। कहाँ का ड्रेस है फनेक? मणिपुर का। अभिवादन कैसे करते हैं? तो कुछ लोग नमस्कार, प्रणाम ये करते हैं। झारखंड के आदिवासी जो है ना, वो क्या कहते हैं? जोहार कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहार। और मुस्लिम्स क्या? अक्सर सलाम करते हैं। चावल से बनने वाला खाद्य सामग्री क्या है? तो जैसे ज़्यादातर लोग मीट या सब्जी में डालकर बिरयानी वगैरह पकाते हैं, पुलाव बनाते हैं या खिचड़ी बनता है। तो कहने का मतलब कि ये तो सभी लोग करते हैं। इधर दी गई चीज़ें जो है, प्रार्थना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना, या चावल या अन्य खाने पीने की चीज़ें बनाना, ये सभी करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। अब विविधता को कैसे समझे? विविधता आखिर समाज में आया कैसे? क्यों इतनी विविधता देखने को मिलती है और खास करके भारत में इतनी विविधता क्यों है? तो जब रेल और हवाई जहाज इत्यादि नहीं था, यहाँ किताब में दे रहा है कि जब रेल, हवाई जहाज इत्यादि नहीं था तो लोग एक से दूसरे भाग में जाने के लिए क्या करते थे? यात्रा करते थे। कैसी यात्रा? कभी कभी नाव के सहारे, तो कभी कभी घोड़े, ऊंट के सहारे, या कभी कभी पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और कभी युद्ध या फिर नौकरी के तलाश में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है? दूसरे जगह के भाषा, भोजन, संगीत, धर्म इत्यादि का प्रभाव उन पर पड़ता है। उनकी संस्कृति नई जगह पर नई संस्कृति के साथ मिल करके एक दूसरे से क्या होती है? मिली जुली संस्कृति बनाती है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए
भारत के ही दो जगहों का उदाहरण लिया गया है, लद्दाख और केरल का। यहाँ विविधता कैसी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लद्दाख लद्दाख के बारे में बताया जा रहा है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ खेती नहीं कर सकते। क्यों? बारिश बिल्कुल नहीं होती और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो यह खेती योग जगह नहीं है। लेकिन यहाँ एक खास किस्म की बकरी पाली जाती है जिसका ऊन है पश्मीना। यहाँ नीचे एक फोटो दिया गया, इसको देखेंगे आप। ये पश्मीना ऊन से ही औरतें जो है शॉल बनाने का काम कर रही हैं। तिब्बत के लोगों के खान पान के बारे में जिक्र है। वो क्या खाना पसंद करते हैं? मक्खन, चीज़ या मांस। चीज़ क्या है? चीज़ एक तरह का छेना है। अब यहाँ पे लोग जो है गाय या याक पालते हैं। याक उस बर्फीले इलाके का जानवर है जिसको पालते हैं। इस याक के दूध से ही वो लोग पनीर इत्यादि बनाते हैं। अब रेगिस्तानी एरिया है। लद्दाख कैसा है? रेगिस्तानी एरिया है, लेकिन रेगिस्तान होने के बावजूद ये व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। कैसे इस्तेमाल किया गया था? यहाँ की घाटियों से हो करके हम लोग मध्य एशिया पहुँच सकते थे। कहाँ पहुँच सकते थे? मध्य एशिया। और ये लद्दाख ही है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत तक पहुँचा। बौद्ध धर्म की उपज कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जो कि तिब्बत तक पहुँचा। कैसे पहुँचा? लद्दाख से होकर के। यहाँ देखेंगे तिब्बत का एक ग्रंथ है कैसर सागा। ये कैसर सागा, तिब्बत का असर देखिए कितना ज़्यादा है हमारे लद्दाख के ऊपर में। वहाँ का एक ग्रंथ है कैसर सागा, जिसमें जो बहुत ही प्रचलित है, जो मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों लोग इसको गाते हैं। तिब्बत के ग्रंथ कैसर सागा के गीत को दोनों मुस्लिम और बौद्ध दोनों धर्म के लोग गाते हैं, नाटक भी करते हैं उस पर आधारित। फिर देखेंगे आप केरल। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम। ये भारत का अगर नक्शा देखेंगे तो यहाँ है केरल। कहाँ है? यहाँ पे है केरल। तो ये दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिमी भाग कौन सा है? ये वाला भाग आपका पश्चिमी होता है ये, और ये पूर्वी भाग होता है भारत का। तो ये और ये आपका साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी भाग में बसा हुआ एक राज्य है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? क्या क्या पाया जाता है? काली मिर्च, लौंग और इलायची। सबसे पहले केरल में कौन लोग आए? अरबी और यहूदी लोग। उसके बाद यहाँ पे ईसाई धर्म का भी प्रसार आप देखेंगे। संत थॉमस का नाम दे रहा है। ये ईसाई धर्म को लाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, जो कि 2000 वर्ष पहले केरल में आए थे। इसके अलावा इब्न बतूता नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, एक यात्री का जिक्र है, जो कि अपने लेख में लिखता है कि उसने केरल में मुसलमान समुदाय के लोगों की बड़ी इज्जत देखी थी। यानी भारतवर्ष में मुस्लिमों का बहुत ही सम्मान था। ये केरल ही है जहाँ वास्को डी गामा जो है समुद्र के रास्ते भारत में पहुंचे थे। इन सब कारणों से, इन सब ऐतिहासिक प्रभावों के कारण आज आप देखेंगे कि यहाँ पर
दुनिया के हर एक धर्म के लोग, चाहे वो यहूदी हो, इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म के लोग हों, हिंदू हों, बौद्ध हों, सभी आपको केरल में मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ मछली पकड़ने का चलन है, चूँकि समुद्र नज़दीक है। यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल होता है उसको लोग चीन वाला कहते हैं। नाम पे गौर कीजिएगा, चीना वाला। और जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो चीना चट्टी। यहाँ पे देखिए चीन शब्द, दोनों ही शब्दों में चीन शब्द आ गया। इसका मतलब समझिए कि चीन का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ के कल्चर में। और ये जो मछली पकड़ने की जाल होती है वो हूबहू चीन के जाल जैसा ही है। यहाँ एक नौका का चित्र आप देख रहे होंगे। यह किस त्योहार का है? ओणम। ये लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था। विविधता में एकता। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उनका गुलाम था, तब भी हमारे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, मर्द औरतें सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़े थे और एकजुट होकर आंदोलन किया था। और उसी आंदोलन में बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो देखने को मिला था, वो हमारे आर्टिस्ट जो इप्टा के तहत, जो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के तहत जो लोग आर्टिस्ट उस समय के थे, वे लोग नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। देश की आज़ादी के लिए जोश भर रहे थे लोगों में। इस कविता को आप पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी कविता है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना, सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। कुल मिलाकर के हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, बहा न जाना। तो ये जो कविता है, इस कविता को आर्टिस्टों ने, इप्टा के लोगों ने गाया था और इनके योगदान को आज़ादी की लड़ाई में हम नहीं भूल सकते। पर आज के आर्टिस्ट के बारे में भी देखेंगे कि आज के आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। तो अभी एक जनाब हमारे प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू ले रहे थे। वो क्या पूछते हैं? यू ईट मैंगो बाय सकिंग इट और आफ्टर कटिंग इट। आप आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो? अरे आम प्रधानमंत्री चूस के खाएं कि काट के खाएं, उससे देश की स्थिति में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? उससे क्या फर्क आ रहा है? तो ये हमारे आज के आर्टिस्ट लोगों का देश के प्रति प्रेम है, जो जाके प्रधानमंत्री से आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो पूछते हैं। यहाँ एक चित्र दिया है, बहुत ही पुराना चित्र है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, आप देखेंगे लाल किला से खुले मंच से वो भाषण दे रहे हैं। चारों तरफ लोग जो है बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब आप देख रहे हैं तो एक चीज यहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज। वैसे तो कई पुस्तक इन्होंने लिखी है, लेकिन यहाँ भारत की खोज का जिक्र है। इसमें वो क्या कहते हैं? एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी, जिसके अंदर कई तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। यानी कि जो भारतीय एकता है, ये किसी ने हम पे थोपा नहीं है। किसी के कहने से हम एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, या एकजुट समाज में हम लोग नहीं रह रहे हैं। विविधता जो है, इन विविधताओं के बीच में जो एकता हमारे बीच देखने को मिलती है, ये थोपी हुई एकता नहीं है, बल्कि हम लोग ही ऐसे हैं, हमारी विचारधारा ही ऐसी है। हम सभी के भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक सभ्य समाज की तरह मिलजुल करके हम रहते हैं। ये मानना किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। या रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जब
हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था जन गण मन, तो उसमें उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। विविधता पे ही दूसरा चैप्टर है, विविधता एवं भेदभाव। अब विविधता में के साथ साथ भेदभाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। संसार में कुल 8 प्रमुख धर्म हैं और वो सारे के सारे भारत में उन सारे के अनुवाद देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ 1600 से ज्यादा भाषा, और बिहार बोर्ड में जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि 1652 भाषाएं भारतवर्ष में बोली जाती हैं। सबकी मातृभाषा अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की। अब यहाँ पे एक शब्द है पूर्वाग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीजुडिस, यानी कि प्री कंसेप्ट ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। आपको उस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है वो कहने की, लेकिन फिर भी आप किसी चीज के बारे में पहले से एक राय बना लेते हो, तो वो है पूर्वाग्रह। अब यहां कुछ कथन दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में और शहरी क्षेत्र के लोगों के बारे में। इन कथनों को देखेंगे और आप अपने दिमाग पे भी जोर डालें कि आपके अनुसार क्या है। ग्रामीणों के बारे में कहा जाता है कि आधे से ज्यादा भारतीय लोग गांव में रहते हैं, यह पूर्वाग्रह है। गांव के लोग आधुनिक चीजों को पसंद नहीं करते, पर अब ऐसा तो नहीं है, करने लगे हैं लोग। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटा काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाते हैं, ग्रामीण लोग जाते हैं। अब शहरी लोगों के बारे में क्या कहा जाता है कि शहर का जीवन बड़ा आसान है। आसान है शहर का जीवन? बहुत ही कठिन है। शहर के लोग परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये तो फैक्ट है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, नहीं, हो सकता है कुछ लोग क्लेम करें ये, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए अधिकतर फैमिलीज में देखेंगे कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इन जॉब्स या अर्निंग पर्सन्स, दोनों ही कमा रहे होते हैं, दोनों ही इनकम करते हैं परिवार चलाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है? पूर्वाग्रह है, क्योंकि वो आलसी है कि नहीं, कंजूस है कि नहीं, आप पहले से ही मान के बैठे हो, तो वो पूर्वाग्रह ही है। अब नीचे एक तालिका दी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग तालिका है, और इसी तालिका के ऊपर में आगे के 2-3-4 पेजेस जो है इसी तालिका के ऊपर ही है। आप इस तालिका को समझने का प्रयास करेंगे, आगे समझने में आसानी होगी। वे बहुत ही सुशील हैं, ये किसके बारे में कहा जाता है? वे बहुत ही सुशील है। यह सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा होगा? लड़की के बारे में। दूसरा नंबर देखेंगे, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, बिल्कुल लड़कियां। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, लड़के। वे शरारती हैं, लड़के। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, लड़कियां। वे रोते नहीं, लड़के। वे उद्यमी हैं, लड़के। वे खेल में निपुण हैं, लड़के। वे खाना पकाने में निपुण हैं, लड़कियां। वे भावुक हैं, लड़कियां। तो ये क्या है? ये हम लोग पहले से ही मान के समाज ऐसा मानता है। लेकिन क्या ये कैटेगरीज जो हैं, ये कैटेगरीज, ये दोनों कैटेगरीज, ये जो भी कैटेगरीज हैं, ये क्या ये पूरी तरह से सच है? देखेंगे आगे। यहां कुछ कार्टून्स हैं, उन कार्टून्स के माध्यम से कुछ
चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये फिजिकली चैलेंज बच्चा दिख रहा है। मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, यानी कि इसका हौसला भी लड़खड़ाता है। तो हमारा आपका क्या जिम्मेदारी है? इसका साथ देने का, ना कि इसका मजाक बनाने का। जैसा कि दूसरे चित्र में आप देखेंगे, बच्चा कहता है घुरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ, घुरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। तो ऐसी भावना क्यों आती है? क्योंकि लोग उसको एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, जो कि उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने जैसा होता है। अब यहाँ पे एक बच्चा कहता है सिर्फ इसलिए कि मेरे टांगे डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अरे भैया, पैर उसका साथ नहीं दे रहा है, पर उसका दिमाग पूरी तरह से उसके साथ है। पैर न होने के बावजूद भी वो मानसिक रूप से इतना मजबूत है कि वो कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकता है। और लाखों उदाहरण आपको भारतवर्ष और बाकी के देशों में देखने को मिलेंगे, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। यहां देखेंगे, पहले इनको क्या कहा जाता था? विकलांग। क्या कहा जाता था? विकलांग। अब इनको कहा जाता है खास जरूरत वाले बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, जिनको खास केयर की जरूरत होती है, खास देखभाल की जरूरत होती है, वैसे बच्चे दिव्यांग। यहाँ वही लड़के और लड़कियों के बीच की, लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये जो सामाजिक मान्यता जो पहले से मान्यताओं को हम लोग अपने अंदर विकसित कर चुके हैं, तो वैसी विचारधारा जब हमारे अंदर घर कर जाती है, तो वो विचारधारा कैसी विचारधारा बन जाती है? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी सोच और रूढ़िबद्ध धारणा को जन्म देती है। कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन होल्डिंग कंजर्वेटिव व्यूज, समवन हु अदर्स टू ओल्ड फैशनेड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, यानी कि बाबा दादा के समय से जो चलता आ रहा है। जैसे आप देखेंगे पर्दा या घूंघट, ये जो था ये बहुत पहले से था। या सती प्रथा, ये सब क्या था? ये सब रूढ़िवादिता ही तो था। धीरे धीरे ये सब कम होता चला गया। ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये भी थोड़ा कम हुआ। लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां को ये करना चाहिए, ये भी थोड़ा कम हुआ है। अब देखिए, ये हमारा कंजर्वेटिव सोच ही है कि किसी को धर्म या लिंग के आधार पे हम लोग कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। असमानता यो भेदभाव, यहाँ एक हैंडपंप का जिक्र है, जो कि लोग वहां आसपास के गांव के लोग उससे पानी भर के ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबके लिए ये सार्वजनिक हैंडपंप है। लेकिन आप देखेंगे, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति जो कि दलित समाज से था, वो जब वो पानी भरने को जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, भेदभाव होता है। आप पिछले अध्याय में भी 2 समीर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि अलग अलग विविधताओं के बावजूद भी एक साथ दोस्ती के अब यहाँ देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि विविधता और असमानता दोनों में डिफरेंस क्या है। विविधता क्या हो सकती है? विविधता का आधार क्या हो सकता है? रंग, रूप, वेशभूषा, बोली, भाषा, धर्म, जाति, कल्चरल बिलीफ्स, रेस एंड रिलीजन्स, ये सब क्या है? ये विविधताएं के, डाइवर्सिटीज के आधार हो सकते हैं। लेकिन गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? क्या गरीबी भी विविधता है? नहीं, गरीबी विविधता नहीं है। गरीबी क्या है? गरीबी असमानता है। गरीबी क्या है? असमानता है, यानी कि उसको सामान्य अवसर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज समाज में देखेंगे आप, विविधता और असमानता दोनों के आधार पर भेदभाव देखने को आपको मिल जाएगा। विविधता और असमानता दोनों ही आधार पे आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम दूसरे से भिन्न है इसलिए हमारे साथ भेदभाव होता है, बल्कि हम गरीब है उसके वजह से भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे दलित शब्द जो है वो ऐसे लोगों के लिए बोला जाता था जो सबसे निचली जाति के थे। उनको अपने पहचान के रूप में दलित शब्द का प्रयोग करते थे। ये शब्द जो है दलित, ये अछूत से ज्यादा अच्छा लगता था। और ये दलित होते कौन थे? दबाए गए लोग या कुचले गए लोग सामाजिक रूप से। आज भी हैं, आज भी कुचले जाते हैं। सरकार इनको क्या कहती है? अनुसूचित जाति के लोग। अभी बिहार सरकार ने महादलित और दलित दो कैटेगरी बना रखा है इनका। बिहार बोर्ड की तरह ही सीबीएसई बोर्ड में भी, एनसीईआरटी के बुक में भी इस चैप्टर में आप लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने इनके बारे में कुछ जानकारियां दी थी, आप लास्ट वीडियो देख लेंगे। एक घटना का जिक्र है जो 1901 में हुआ था। एक घटना का जिक्र है जो 1901 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जब 9 साल के थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956। 1956 इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। तो आप देखेंगे जन्म हुआ था 1891 में, इसके 9 साल बाद यानी कि 1901 में 9-10 साल के आसपास एक घटना इनके साथ हुई थी जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। क्या थी घटना? घटना थी कि अपने पिता से मिलने के लिए, अपने पिताजी से मिलने के लिए ये महाराष्ट्र के कोरेगांव नामक स्थान पे गए थे। चूंकि ये इनके पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, एक अच्छे परिवार से थे, तो इन लोगों का पढ़ाई लिखाई और रहन सहन, कपड़ा पहनावा सब बहुत ही अच्छा था। स्टेशन जाने के बाद जैसा कि इनके पिता द्वारा कहा गया था कि वहां रिसीव करने के लिए कोई पहुंचेगा, लेकिन कोई रिसीव करने नहीं पहुंचा। इसी बीच स्टेशन मास्टर की नजर इन पर और इनके भाई पर पड़ी। दोनों लोग गए थे। इनके पहनावों को देख करके स्टेशन मास्टर को क्या लगा कि यह एक ब्राह्मण बच्चा होगा। यहां देखेंगे आप, साफ साफ लिख रहा है ब्राह्मण बच्चे। स्टेशन मास्टर को क्या लगा कि ये ब्राह्मण है। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने इनसे पूछा इनके बारे में, तो इनके मुंह से क्या निकला कि हम महार जाति से हैं। और महार को क्या माना जाता था?
अछूत, महाराष्ट्र में क्या माना जाता था? अछूत। और उसके बाद उसने, स्टेशन मास्टर ने अजीब घृणा की भाव से इनको देखा, अजीब घृणा के भाव से देखा। अब भीमराव अंबेडकर की इसमें क्या गलती थी? वो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने अच्छे परिवार से थे, पढ़ा लिखा परिवार था उनका, पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो महार जाति से थे, स्टेशन मास्टर ने उनकी तरफ घृणा से देखा। और धीरे धीरे ये बात जो है वहां सभी को पता चल गई कि ये लोग जो हैं महार जाति के हैं, अछूत हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो लोग वहां 15-20 मिनट तक बैठे रह गए, सूरज बिल्कुल छिप गया, लेकिन कोई नहीं आया। और आसपास के जितने टांगा वाले या उस वक्त जो भी सवारियां मिलती थी, उनमें से कोई भी उनको उनके पिता तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि ये लोग अधिक पैसा देने के लिए भी तैयार थे। अधिक पैसा देने के लिए भी तैयार थे, फिर भी कोई लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं था। देखेंगे यहां मोल तोल करते रहे, चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी वालों से मोल तोल करते रहे, कि गाड़ी वाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यह अछूत थे, कोई भी इनकी सवारी नहीं ले जाना चाहता था। और यह सब का जिक्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही लिखी गई राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12, जिसका संपादन किसने किया है? वसंत मुन ने। ये प्रकाशन है जो कर रहा है बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। वहां आपको इनके लेख में ये देखने को मिलेगा, इस कहानी के बारे में। आप सोचिए कि किस भावना से भीमराव अंबेडकर उस टाइम में गुजरे होंगे। और कमोबेश आजीवन 1956 तक आजीवन वो इसी तरह के भावना से जूझते रहे। और लास्ट में अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उनके मृत्यु के बाद मार्च 1990 में इनको क्या दिया गया? भारत रत्न से नवाजा गया। मार्च 1990 में, कितने मार्च को? 31 मार्च को, 31 मार्च 1990 में। अब देखिए, आज़ादी के समय से ही 1947 के बाद ही जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, तब से ही हम लोग समानता की बात कर रहे हैं, समाज में सभी को सामान्य अधिकार की बात कर रहे हैं, सबको बराबरी का हक दें, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत की जो अवधारणा थी समाज में, उसको अपराध की श्रेणी में भी हमारे संविधान ने ला दिया है। लेकिन फिर भी समाज में अनेक जगहों पे आपको भेदभाव निचली जातियों से देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उसके बारे में जिक्र है। इसका हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 6 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस वीडियो को आप देख लेंगे। इकाई 2 पे आते हैं। सरकार क्या है?
सरकार क्या है? लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट हैं जो सरकार का के ऊपर बहुत सारे व्यंग करते थे, वो थे आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण, इनका जन्म हुआ था मैसूर में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1921 को। और मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 2015 को। सॉरी, 2015 में। कितने साल की उम्र में? 93 ईयर्स। पता नहीं इतने वर्ष हम जी पाएंगे कि नहीं। चलिए इनके कार्टून पे नजर डालते हैं। देखिए एक कार्टून है बहुत ही मजेदार। यहाँ आप देखेंगे कि पानी के लिए बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं और नीचे क्या कमेंट आता है? नीचे कमेंट आता है, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल का पानी आ रहा होगा। अभी वर्तमान में नल जल योजना जो है, जो घर घर पानी पहुंचाने का योजना है, कमोबेश उसकी भी स्थिति यही है। आप देखेंगे कि तमाम पंचायतों में टंकियां तो हैं, लेकिन पानी का सप्लाई बंद पड़ा है और उसकी जवाबदेही कोई नहीं लेता। नीचे एक कार्टून देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है? मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था, दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति इतनी भारी माला का वजन नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ एक नेता को दिखाया गया है माला पहन करके धरातल पे पहुंच गए हैं और इस कार्टून के माध्यम से क्या कहना चाहता है? यह व्यक्ति एक माला नहीं संभाल सकता और ये आपका क्षेत्र संभाल रहा है। क्या संभाल रहा है? क्षेत्र संभाल रहा है। क्या विडंबना है। यहाँ पे लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है, वो कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कौन कह रहा है? आर के लक्ष्मण। अध्याय 3 पे आते हैं। क्या कहते हैं? सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। सरकार से कामगारों के अधिकारों, कामगार कौन होते हैं? काम करने वाले व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में कार्यरत है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज के दर में उछाल। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। कोयला और बिजली विभाग के पुनः गठन के पक्ष में सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये हेडिंग्स है पेपर्स के। ये सरकार के कामकाज की व्याख्या करते हैं। ये आप देखेंगे आगे सरकार क्या है? सड़क, स्कूल, ये सब कहाँ बनाए जाएंगे? बिजली की सप्लाई कैसे दी जाएगी? आपूर्ति कैसे होगी? कैसे बढ़ाया जाए इस आपूर्ति को? या अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाती है। जैसे कि डाक या रेलवे की सेवाएं, ये क्या है? सरकार के अधीन कार्यरत है और सरकार की जिम्मेवारी है, ये लोकतांत्रिक जिम्मेवारी है। देश की सीमाओं की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये कुछ उदाहरण है जो सरकार के अंग माने जाते हैं। सरकार के अंग माने जाते हैं। यह भारत का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे तमाम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह से तमाम स्टेट्स के बारे में यहाँ दिया है, नक्शा बना है। इस मैप को आप देख लेंगे अपनी किताब से
और आपको ये भारत का नक्शा पूरी तरह याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कौन सा मैप है? राजनीतिक मैप। अब राजनीतिक मैप किस आधार पे बनता है वो आपको पढ़ाया जाएगा आगे। भारत का प्रशासनिक प्रभाग 2011 सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 3 के अंदर ये मैप आपको देखने को मिलेगा। इस मैप को भी समझेंगे। यहाँ पे राज्यों के गठन के बारे में दिया है। यहाँ दे रहा है आंध्र प्रदेश राज्य का पुनः गठन के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक अलग स्टेट बनाया गया। वो क्या था? तेलंगाना, जो कि कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना भारत का। और फिर 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ है 2024 में, और अभी भी इलेक्शन के उपरांत भी यूनियन टेरिटोरी का ही स्टेटस बना हुआ उस राज्य का। पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को नहीं दिया गया है। सरकार तो गठित हो गई, लेकिन सरकार अभी भी जो है यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ही है, यानी कि वहाँ पे जो उपराज्यपाल है, राज्यपाल है, उसका अधिकार जो है उपराज्यपाल का वो मुख्यमंत्री के से कहीं ज़्यादा है। बहुत सारे फैसले जो हैं वो राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से हो करके ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वहाँ पे बेबस, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है बहुत सारे चीज़ों में कहती है कि केंद्र का दखल बहुत अधिक है। जैसे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से केंद्र के अधीन है दिल्ली में। इस कई सारे पोस्टिंग्स और कई सारे फैसले लेने में, बजट के आवंटन में परेशानियां आती हैं। राज्य जब तक पूर्ण राज्य के दर्जा राज्य को प्राप्त न हो तब तक एक राज्य का सीएम या उसका मंत्रियों का कैबिनेट जो है वो कोई भी फैसला समय पर नहीं ले पाता। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और अभी जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख की जो सरकार अभी बनी है वो सरकार भी अभी यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश के अधीन ही है। तो पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए अभी सरकार ने कहा है कि हम उसके लिए विधेयक पेश करेंगे। वो मांग कर सकता है, लेकिन उसकी मंजूरी केंद्र सरकार ही देगी कि उसे पूर्ण राज्य का पहले की तरह दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है उसके बारे में समझने की जरूरत है। वो समझाया गया है सरकार के प्रकार में कि सरकार कितने प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय। राजा जो है राजतंत्रीय राज्य में राज करता है, लोकतांत्रिक में लोग अपने सरकार को चुनते हैं। अब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार में जरूरी चीजें क्या क्या हैं? वो है भागीदारी। आप अपनी भागीदारी जरूर रखें सरकार के अंदर में। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपने पसंद का नेता चुनने का अधिकार है क्या? राजतंत्र में राजा ही चुन सकता है किसी को। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत है। जब लोकतंत्र कह दिए तो फिर राजा कहां से आ गया? गलत। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। बिल्कुल गलत। कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। गर्दन घर से अलग कर दिया जाएगा राजा के विरुद्ध जाने से। राजतंत्रीय और लोकतांत्रिक सरकार में बहुत फर्क है। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार को हम लोग प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? वो प्रतिनिधि जिनको हम लोग एमएलए
एमपी या एमएलसी के रूप में चुन करके राज्य या केंद्र स्तर पे सरकार चलाने के लिए भेजते हैं। यहां देखेंगे अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम where the people have the power to choose their leader and make decision। पीपल को यानी लोगों को अधिकार होता है चूज करने का लीडर्स, किस माध्यम से? वोट के माध्यम से। अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही अच्छा था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों से, और लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। लेकिन क्या लोकतंत्र में जो अभी वोटिंग राइट्स हमें मिला हुआ है ये हमेशा से था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। महात्मा गांधी का एक कथन जो आप बिहार बोर्ड के बुक में भी देख चुके हैं, यंग इंडिया पत्रिका में, जो उन्होंने कहा था कि मैं ये विचार कथन ये सह नहीं सकता कि जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, और वोट ऐसे लोग दे सकते हैं जो शिक्षित है और उनके पास धन दौलत है। तो ये चीजें जो है यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी। उस टाइम में कुछ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बहुत हैंडफुल पीपल्स को, थोड़े लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था, बाकियों को अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन लोगों ने वोटिंग के अधिकार के लिए आंदोलन किया। वुमेन्स सफरेज मूवमेंट जिसको कहा जाता है, आपके किताब में ये जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बड़ी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी कि हम भी वोट का अधिकार चाहते हैं, और वोट का अधिकार इनको मिला भी। देखिएगा, गौर करने वाली चीज है। अमेरिका जो कि सबसे विकसित देश माना जाता है, वहां भी महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला है? 1920 में। उससे पहले उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। इंग्लैंड जिसके संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है, वहां 1928 में। यहां एक चीज गौर करने वाली है कि हमने आजादी के बाद जो पहली सरकार बनाई, उसी समय से, यानी कि पहला वोटिंग जो हम लोगों ने भारतवर्ष में 1951-52 के दौरान जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें हमने महिला और पुरुष सबको समान अधिकार, वोटिंग राइट्स दिया था। यहां कुछ डिसीजंस हैं और वो किनके द्वारा लिए गए होंगे ये आपको बताना है। जैसे भारत सरकार रूस के साथ, यानी रूस यानी विदेश के साथ, किसी अदर कंट्री के साथ संबंध रखना चाहती है, तो क्या हुआ है? वो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय करती है। ये किसका हो गया? राज्य सरकार का निर्णय हो गया। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवाएं शुरू करनी है, तो रेल सेवाएं किसके अधीन आती हैं? केंद्र सरकार, यानी राष्ट्रीय हो गया। गांव में सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, ये गांव की बात हो रही है, तो ग्राम पंचायत यानी कि स्थानीय हो गया। पटना के बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क, ये भी स्थानीय हो गया, नगर निगम के अधीन आएगा। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, यह भी राजकीय हो गया। राज्य हरियाणा सरकार की बात हो रही है। 1000 रुपये के नोट शुरू करने का निर्णय, यह केंद्रीय होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ही इस तरह के निर्णय लेते हैं। फिर इकाई 3 पे आएंगे,
स्थानीय सरकार और प्रशासन। ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर भी कई सारे स्टोरीज के माध्यम से सेम चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है, सरपंच और पंच के रोल को। हाँ, सचिव कौन होता है ग्राम पंचायत पे? सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो एक सरकारी अधिकारी होता है और इसका काम क्या होता है? ग्राम सभा बुलाना, गांव का बैठक वगैरह कराना और उसके निर्णयों की रिकॉर्ड रखना। ये किसका काम है? सचिव का काम है, जो कि एक सरकारी पद है जो मुखिया और सरपंच के साथ मिलकर के ग्राम स्तर पे काम करता है। अब यहाँ पे कुछ समस्या आ गई है पानी की आपूर्ति को लेकर के पंचायत के स्तर पे। अब उसको लेकर के क्या किया जाए उसका डिस्कशन चल रहा है। इसी बीच एक अनवर नाम का व्यक्ति होता है जो कहता है कि मैंने महाराष्ट्र में अनवर कहता है कि मैंने महाराष्ट्र में वाटर हार्वेस्टिंग देखा था, कि जल को कैसे बचाया जाए, वाटर शेडिंग कैसे किया जाए, ये मैंने सीखा था। और मैंने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसा भी देती है, तो क्यों नहीं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ काम करें। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड जिसको कहते हैं। अनवर का ये विचार सबको अच्छा लगा था और फिर उन लोगों ने उसके विचार को माना और वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ उन लोगों ने कदम बढ़ाया। अब आप देखेंगे कि फिर आगे एक इंदिरा आवास, जो शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास, जो हम लोग पहले से ही सुनते आ रहे हैं, उसके तहत जो गरीब लोगों को घर बनाने का पैसा दिया जाता है, उसका जो आम सभा के बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि जो सूची बनाई गई है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उस सूची के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। उसमें एक नाम आता है जो सबका आकर्षण का केंद्र बन जाता है, बिरजू। बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आया? ओम प्रकाश का नाम नहीं आया है, जबकि ओम प्रकाश गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन उसका नाम नहीं आया और बिरजू का आ गया। तो ये बिरजू का नाम कैसे आया? तो नटवर और बिरजू कौन है? ये अमीर चंद के दोस्त हैं। और अमीर चंद कौन था? आपके कहानी के मुताबिक अमीर चंद एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जो कि जमींदार है और उसके पास ढेर सारा जमीन है, गांव का पहले जमींदार था। और वही जो है ओम प्रकाश का नाम, सॉरी, बिरजू का नाम वो डलवाया था। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश का तो नाम आना चाहिए क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ये सब के बावजूद किसी में हिम्मत नहीं था कि नटवर और बिरजू के बारे में, कि उनका नाम कैसे आया, ये पूछ सके आम सभा में। लेकिन सरोज जो है वो उठकर कहती है कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। तो सरपंच वहां पे बाकी लोगों से पूछते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि जांच किया जाएगा, और जांच में अगर सही पाया जाएगा कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसका पंच और सरपंच ग्राम स्तर के स्थानीय सरकार में बहुत महत्व रखते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार उन्हें प्रोत्साहित भी करती रहती है। उसी का एक उदाहरण है जो निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो दिया जाता है 2005 में, ये महाराष्ट्र के 2 सरपंचों को दिया गया था, जिनमें से एक थी आदर्श कृषि और एक किशोर राम। ये 2 व्यक्ति थे, दोनों का फोटो आप नीचे देख सकते हैं। इन लोगों के द्वारा अपने पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन दोनों को
जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया था 2005 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो बिरजू का नाम और ओम प्रकाश का नाम लेकर के विवाद हो रहा था, उसका समाधान ग्राम पंचायत में आम सभा में कर दिया जाता है कि जांच किया जाएगा और ओम प्रकाश का नाम अगर गलती से छूटा है तो उसको पुनः जो है सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। अब आपसे मेरा सवाल है कि आप अपने अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप निवासी हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो स्थानीय ग्राम पंचायत है उसके अंदर कभी आम सभा होती है? क्या मुखिया या सरपंच आम सभाएं करते हैं? और अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आम सभा में बैठने और बोलने का अधिकार आपको भी है। तो क्या आपने कभी इस तरह के सभा में आप शामिल हुए हैं, अपना विचार कुछ रखा है? आप देखेंगे ज़्यादातर पंचायतों में आम सभाएं जो हैं वो बंद कमरे में पूरी कर ली जाती हैं और रजिस्टर पर मुखिया और सरपंच और सचिव द्वारा तय की गई बातों के ऊपर गांव में रजिस्टर घुमा करके सिग्नेचर ले लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है। और इसका विरोध स्थानीय व्यक्ति नहीं कर पाते क्योंकि मुखिया या सरपंच अधिकतर आप देखेंगे कि वो दबंग लोग होते हैं, मजबूत परिवार के लोग होते हैं। ऐसे में एक गरीब आदमी उनके विरोध नहीं जाना चाहता और यही सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली की, जहाँ पर हमने अधिकार तो दिया है गरीबों को, लेकिन लोग आज भी कई गरीबी और कई अन्य समस्याओं से उलझे हुए हैं, जिसके कारण जागरूक न हो के कारण प्रमुख रूप से वो लोग अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। आप देखेंगे कि सामुदायिक केंद्र का भी जिक्र आ रहा है। आपके यहाँ भी सामुदायिक केंद्र होगा, आप बताएंगे कि आपके यहाँ का सामुदायिक केंद्र जो है सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है या उस पर किसी का कब्जा है। अधिकतम पंचायतों में आप देखेंगे सरपंच या मुखिया द्वारा सामुदायिक भवनों पे कब्जा जमा लिया जाता है और उसको अपने निजी भवन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आगे हैंडपंप की देखरेख की जिम्मेवारी हमने पहले भी देखा था कि ये स्थानीय प्रशासन की है, स्थानीय सरकार की है। और स्थानीय प्रशासन क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की अगर गांव में कोई हैंडपंप सार्वजनिक हैंडपंप बना है तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की ही है। अब पानी संरक्षण को लेकर के योजना बना कि हम लोग खंड विकास अधिकारी से इस योजना के ऊपर जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कैसे इस पे आगे बढ़ा जा सकता है, जल संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अब पंचायत के 3 स्तर यहाँ देखेंगे, पंचायत के 3 स्तर, और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ग्राम पंचायत, ऐसे जनरल भाषा में ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक जो हमारे प्रमुख होते हैं, प्रमुख साहब ब्लॉक प्रमुख, उनका एक स्तर, और तीसरा जिला परिषद। जिला परिषद जो सारे पंचायतों को, सारे ब्लॉक्स को पैसा आवंटित करती है उनके जरूरत के अनुरूप, उनके विकास कार्यों के लिए। इसको देखेंगे आगे। यहाँ पंचायत के 3 स्तर जो दिए गए हैं, एक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ये पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर की होती है, और तीसरा जो है जिला परिषद। पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्यों को कक्षा में आमंत्रित करके उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे कार्य करते हैं, कैसे अपनी योजनाओं को लागू करते हैं। इसके बारे में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके शिक्षक बुलाए होंगे जब आप क्लास 6 में थे,
तो जरूर किसी जनप्रतिनिधि को बुला करके आपसे इसके ऊपर चर्चा कराई गई होगी। 99.9% का होगा कि कभी कोई जनप्रतिनिधि आया ही नहीं स्कूल में, और 0.1% का होगा कि आए जरूर लेकिन सिर्फ भाषण दिए, कार्यप्रणाली के बारे में कभी कुछ समझाया नहीं। पारदर्शिता नाम की चीज, ट्रांसपेरेंसी जो कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी वो पंचायत स्तर पे ही देखने को नहीं मिलती। आगे के जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा सरकार का रूप, आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना जटिल होता जाएगा। आरटीआई होने के बावजूद, राइट टू इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमारे पास आज भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सरकार आज भी गोपनीय रूप से लेन देन करके गरीबों की योजनाओं में सेंधमारी का काम करती है। मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सेंधमारी करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जिस घटना का मैं जिक्र पहले कर रहा था, यहाँ पानी की कमी के चलते भगवान महादेव जो है चापाकल पे पानी भरने जाता है, जिसको 7 लोग मिलकर के डंडे से मार मार के घायल कर देते हैं। और टंकी क्या थी? टंकी निमोन ग्राम पंचायत जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी, जिसपे अधिकार सभी का था, लेकिन चूंकि ये निचली जाति का था भगवान महादेव, तो उसको 7 लोगों द्वारा मिल करके मारा जाता है, ऊंचे जातियों के लोगों द्वारा। और ये खबर कब की प्रकाशित की हुई है? बहुत पुरानी नहीं है, 1 मई 2004 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और ये घटना आपको 2024 में भी देखने को मिल जाएगा। कई जगह जो है दलितों पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो निचली जाति से आते हैं, अत्याचार किया जाता है। बिहार बोर्ड की तरह ही गांव का प्रशासन, जैसे गांव की आजीविका थी वह, वैसे गांव प्रशासन यहाँ देखने को मिला। यहाँ पंचायती राज में हम लोगों ने गांव प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा है। यहाँ रघु और मोहन नाम के 2 व्यक्तियों की कहानी है, जिसमें रघु जो है वो मोहन के जमीन से लगे मेड़ को, मेड़ किसे कहते हैं? मेड़, जिसको हम लोग डरेर कहते हैं, हमारी तरफ ठेठी भाषा में उसको डड़ेड़ कहा जाता है। डड़ेड़ जो पैदल चलने के लिए, जो खेतों के बीच में पतली खेतियर जमीन से थोड़ी ऊंची जगह होती है, पैदल मार्ग जो होता है लोगों का, उसको मेड़ कहते हैं। अब मोहन क्या देखता है कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ाकर उसके जमीन को कब्जा करने का कोशिश किया है, जिस पे वो उसका विरोध जताता है। लेकिन रघु चूंकि एक मजबूत परिवार से आता है, तो वो मोहन को डरा धमका करके भगाने का प्रयास करता है। फिर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और लड़ाई हो जाती है, जिसमें चोट आ जाती है मोहन को। अब वो इसका रिपोर्ट देना चाहता है, लेकिन लोग जो कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए इसके खिलाफ रिपोर्ट मत करो। देखिएगा, क्या ये सब बातें गौर करने वाली हैं। पैसा बर्बाद हो जाएगा, आमतौर पे लोग यही कहते हैं, पुलिसिया कार्रवाई में मत फंसो, अदालत और इन सब के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि पैसा बर्बाद होगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आमतौर पे एक गरीब व्यक्ति यही सोचता है। अब देखेंगे थाने के कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है।
मारपीट, झगड़े, चोरी, दुर्घटना इत्यादि की रिपोर्ट आप अपने नज़दीकी थाना में दे सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो आप अपने ब्लॉक स्तर के थाने या जिला स्तर के थाने पे भी जा सकते हैं। अब लोग थाने पर पहुंचे, मोहन ने थानेदार को बताया, शिकायत लिखने के लिए कहा। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतें लेने के लिए समय नहीं है। फिर गांव के लोगों ने दबाव डाला तो वो रिपोर्ट लेने के लिए तैयार हो गया, और बोला कि अगले दिन घटना के जांच करने के लिए एक हवलदार भेजूंगा, पर उसने भेजा नहीं। अब यहाँ देखेंगे राजस्व विभाग के काम के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। राजस्व विभाग क्या है? ट्रेजरी जो कहते हैं, जो स्टाम्प पेपर वगैरह आप लेते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर एक टैक्स लगता है। क्या लगता है? एक टैक्स लगता है। और इसके लिए जो विभाग काम करती है वो है राजस्व विभाग। तो इसी राजस्व विभाग में सारे अभिलेख होते हैं, यानी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और जमीन और बाकी चीज़ों के। यहाँ रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? पटवारी। किस तरह के रिकॉर्ड रखता है? जमीन की रिकॉर्ड। यानी जो लेखा जोखा का काम करता है, जमीन के लेखा जोखा का, उसको क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। और इसके लिए जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करता है, एक लोहे के सिकड़ी से बनी हुई जंजीर, लोहे की जंजीर जिसको कहते हैं, सिकड़ी जो कहते हैं हमारे यहाँ अम भाषा में, उसको जरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरीब। और इसी जरीब से वो खेतों की नाप करता है। इस केस में आप देखेंगे मोहन और रघु वाले में, तो एक पटवारी के माध्यम से, या अमीन जिसको कहते हैं हम अपने यहाँ, अमीन, सरकारी अमीन, उसको भेज करके नापी करा करके मामले को सुलझाया जा सकता था तुरंत, लेकिन ऐसा प्रशासन ने किया नहीं। और जो हमारे यहाँ होता है खसरा खेता रकबा, उसके हिसाब से ज़मीन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ कुछ मैप वगैरह दिए हैं, उसको देखेंगे आप। और ये लेखा जोखा रखना क्यों अनिवार्य है? एक किसान दूसरे किसान का ज़मीन खरीदना चाहता है, तो वो कैसे जानेगा कि ये ज़मीन उसकी है कि नहीं है? इसके लिए राजस्व विभाग को लेखा जोखा रखना पड़ता है। अगर अपनी फसल को बेचना चाहता है और विरोध हो जाता है कि ये फसल तो उसकी है ही नहीं, ये खेत तो मेरी है, वैसी स्थिति में विभाग की जिम्मेदारी है कि वो जाके स्पष्ट करे कि वो ज़मीन किसकी है। कुआं खोदना या तालाब बनवाना, अगर खेत के आधार पे खाद दे लेना चाहता है, और अगर बंटवारा करना चाहता है अपने संपत्ति का, तो इन सब के लिए जमीन का रिकॉर्ड कर रहना जरूरी है। भारत के सभी राज्य जो हैं वो किस में बटे हुए हैं? जिलों में। किस में बटे हैं? जिलों में बटे हुए हैं। और वो जिले जो है उपखंडों में बटे हुए हैं, जिनको क्या कहते हैं? तालुका या तहसील, हमारे तरफ जिसको ब्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक्स। यहाँ एक अधिनियम का जिक्र है, 2005 के अधिनियम का, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये क्या कहता है कि हिंदू परिवार की औरतों को जमीन में हिस्सा पहले नहीं मिलता था, और मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। लेकिन इस कानून के आने के बाद अब हुआ है, हिंदू परिवार के बेटे और बेटियों को, उनकी माँ को, सबको जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी माँ को भी हिस्सा मिलेगा, बेटा और बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा अगर पिता गुजर जाते हैं तो। यहाँ एक कविता, बड़ी प्यारी कविता है, पिछले अध्याय में भी हमने ये देखा था। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से। ये वाली कविता बहुत अच्छी है। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रिलेशन ऑन माई रिलेशंस
और माई फैमिली। और ये किसकी लेख है? अंजलि मांडेरियो। किसकी लेख है? अंजलि मांडेरियो की, उससे ये लिया गया है। अब यहाँ माँ का एक कथन है पटवारी से, वो कहती है कि जमीन अब बेटों के साथ साथ दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। पटवारी से ये बात कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी बेटी जो है आकर के उसके खेती में मदद कर रही थी। तो सुधा के माँ के इस कथन से बेटी में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो एक निश्चितता के भाव से सोचती है कि चलो जमीन मेरे हिस्से में है और जीवन के किसी मोड़ पे ये मेरे काम आ सकती है जमीन। अब एक सर्वेक्षण के बारे में दिया है जमीन का अभिलेखों का, तहसीलदार और ये सब कौन होते हैं। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक सेवाएं गांव में क्या क्या देखने को मिलती हैं उसका जिक्र है। जैसे दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। आप बताएंगे कि क्या आपके पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई अस्पताल है? हमारे पंचायत में तो अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लागू नहीं की गई हैं। नगर प्रशासन, जैसे ग्राम प्रशासन को हमने समझा उसी तरह से हम लोग नगर प्रशासन को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक स्टोरी दिया, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। जहांगीर और रेहाना नाम के दो लोग जो हैं, एक लड़का एक लड़की है, जात नाम से ही पता चल रहा है। ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। रेहाना इतना तेज बल्ला घुमाती है कि गली का ट्यूबलाइट फूट जाता है। अब वो तभी शंकर बोलता है कि अरे तुमने ट्यूबलाइट फोड़ दिया, ये नियम बनाया था हमने कि ट्यूबलाइट अगर टूट जाएगी खेलने के दौरान तो तुम आउट हो जाओगी। फिर बाकी के लोग उस शंकर को रोकते हैं कि अरे तुम्हें विकेट की पड़ी है, यहाँ ट्यूबलाइट फूट गया, उसका क्या करना है वो सोचो। पिछले हफ्ते भी जो है निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। अब सब चिंतित है, परेशान है कि अब क्या होगा। अपने जेब से ट्यूबलाइट बनवानी पड़ेगी। स्ट्रीट लाइट है, फूट गई, सरकारी चीज़ है, पर उनको समझ नहीं है कि इसका क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? माला का घर सबसे पास में था तो उसकी माँ के पास जाते हैं। माँ से कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो बताती है कि यास्मीन खाला के पास चले जाओ, वो अभी अभी नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, उनसे पूछ लो कि इस पर क्या किया जा सकता है। और सभी बच्चे यास्मीन खाला के यहाँ जाते हैं। खाला यानी आंटी, यास्मीन आंटी के यहाँ जाते हैं। तो पूछते हैं कि क्या हम लोग इसका भरपाई कर सकते हैं, सब लोग एकजुट करके। तो यास्मीन खाला क्या कहती है कि नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। ये बहुत बड़ी संस्था होती है जिसमें नगर निगम कहते हैं एक सड़क पर रोशनी व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों पर रोशनी, ये सारी कुछ का काम जिम्मेवारी जो है नगर निगम की है। और इसके साथ साथ मलेरिया से बचाव के लिए छिड़काव कराना, ये भी नगर निगम की जिम्मेवारी है। नगर निगम की जिम्मेवारी है। स्कूल स्थापित करना, अस्पताल बनवाना, दवाखाना बनवाना, सबकी रख रखाव करना, ये सब नगर निगम की जिम्मेवारी में ही आती है। अब यहाँ पे जैसे हमने ग्राम पंचायत में स्तर देखा था, ग्राम पंचायत में स्तर देखा था, वैसे ही नगर प्रशासन में भी, नगरीय शासन व्यवस्था में भी हम लोग 3 स्तर देखते हैं। कौन कौन से स्तर हैं? एक है नगर पंचायत का, दूसरा है नगर पालिका का, तीसरा है नगर निगम का। अब यहाँ जो बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम है, छोटे कस्बों के लिए नगर पालिका है, और उससे भी छोटों के लिए नगर परिषद होता है।
नगर पंचायत सबसे छोटा, नगर पालिका मिडिल कैटेगरी और नगर निगम सबसे ऊपर की कैटेगरी। यहाँ पॉपुलेशन दिया है 30,000 से 1 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा का नगर निगम। ये वैरी कर सकता है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में दोनों बुकों में ये वैरी कर जाएगा, और किसी अन्य स्रोतों से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वैरी कर जाएगा कि जनसंख्या क्या होना चाहिए। तो कमोबेश 40,000 प्लस की जनसंख्या को शहर के रूप में माना गया है, बिहार बोर्ड की किताब ये कहती है। यहाँ पे यास्मीन खाला उसी बात को बताते हुए ये बताती हैं कि मैं जो थी वहाँ पे क्या थी, लेखा विभाग में एक अकाउंटेंट की काम करती थी, यानी लेखा जोखा रखने का काम, सैलरी देना, सैलरी से संबंधित कागजात, अटेंडेंस से संबंधित कामकाज, पैसे का आवंटन से संबंधित कामकाज का सिर्फ हिसाब किताब रखने की जिम्मेवारी इसकी थी। किसकी थी? यास्मीन खाला की। लेकिन नियम वहाँ जो भी लागू होते हैं वो किनके डिस्कशंस के द्वारा लागू होते हैं? पार्षद के, नगर निगम के पार्षद के। तो उसके जो पार्षद होते हैं वो उस नियम बनाते हैं, फैसला लेते हैं, और उन्हीं फैसलों पे कौन काम करता है? वहाँ का प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, जिसका हेड कौन होता है, इम्प्लीमेंटर कौन होता है, मुखिया कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी का नगर निगम के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन का काम देखता है वो होता है नगर आयुक्त। आयुक्त यानी कि कमिश्नर। और उसके साथ बाकी के प्रशासनिक कर्मचारी जो पार्षदों द्वारा निर्णय लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उसको धरातल पे लाने का काम करते हैं। अब सवाल है कि नगर निगम इतना काम करता है लेकिन उसको पैसा कहाँ से मिलता है? तो पैसा जो है कई रूप में मिलता है, जिसको डिटेल में आप पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हो गया जो टेंडर्स होते हैं उसके भी पैसे नगर निगम को जाते हैं, दुकान वगैरह नगर निगम बनाता है उसका भी पैसा लेता है, प्रॉपर्टी जो घर हमारा है उसका भी, बिहार बोर्ड में आपने पढ़ा था कि यहाँ तक कि शौचालय की सफाई होती है उसका भी पैसा जो जाता है वो नगर निगम को जाता है साफ सफाई के नाम पे। तो वो सब डायरेक्ट टैक्स हो गए। और इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, जैसे सिनेमा देखने जाते हैं आप तो वहाँ टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट पे जो लगा टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सामान कुछ खरीदते हैं तो वो उसका विक्रय मूल्य जो होता है उसमें एक इंक्लूडेड टैक्स होता है, वो टैक्स जो है सरकार को जाता है, सरकार से रिटर्न नगर निगम तक आता है। तो शहर के कामकाज के अनुरूप शहर के में अलग अलग विभाग भी बांटे गए हैं। जैसे जल से संबंधित समस्या होगी तो जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का एक विभाग होता है, उद्यानों यानी गार्डन्स और फॉरेस्ट्री से संबंधित विभाग होते हैं, सड़क व्यवस्था से संबंधित होता है, उद्योगों से संबंधित होता है, इंडस्ट्री से संबंधित। अब यास्मीन खाला के द्वारा इतना बात सुनने के बाद यास्मीन खाला ने लास्ट में ये कहा कि ये नगर निगम का काम है, नगर निगम इसको पूरा कर देगी, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा और जानकारी लेना है तो गंगाबाई से बात कर लो। अब गंगाबाई कौन है? वो वहाँ की एक महिला है जो पूर्व में उस कस्बे में गंदगी फैला था उसको लेकर के विरोध की थी, और उन्होंने कई सारे अभियान चलाए, लोगों को इकट्ठा किया और नगर निगम पे दबाव बना करके साफ सफाई का काम शुरू कराया था, स्थानीय साफ सफाई का काम। इस वजह से गंगाबाई को लोग बहुत पसंद करते थे। उसी घटना का जिक्र करते हुए यहाँ पे दे रहा है कि देखिए नगर आयुक्त क्या कहते हैं गंगाबाई से। कहते हैं पूरे समूह की बात तो सुन लिया उन्होंने, कहा लेकिन हमारे पास वाहन ही नहीं है और पर्याप्त संख्या में ट्रक न होने के कारण आपके मोहल्ले में गंदगी पड़ी रहती है, हम उठा नहीं पाते हैं। लेकिन गंगाबाई जो है वो तुरंत उस पर लड़ पड़ी
कि बड़े अमीर लोगों के अमीर इलाकों से उठाने के लिए आपके पास ट्रक है, और हम गरीबों के इलाके के कस्बे में जाने के लिए आपके पास ट्रक नहीं है। अगर आप चेतावनी देती हैं कि अगर आप हमारे कस्बे की गंदगी को हटाने का काम नहीं करेंगे तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। किस पे बैठेंगे? धरने पे बैठ जाएंगे। और 2 दिन तक जब कुछ नहीं होता है तो वो प्रदर्शन भी शुरू करती हैं, जोरदार नारेबाजी करती हैं, फिर जाकर के मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगती है। इसी वजह से गंगाबाई जो हैं उनका उस कस्बे में बहुत मान सम्मान, गंगाबाई जी का बहुत मान सम्मान है। अब देखिए, अब यास्मीन खाला बताती हैं बच्चों को कि देखो नगर निगम ने पैसा बचाने के लिए कई सारे उपाय लगा लिए हैं। उन्होंने ठेकेदारों को रख लिया है, सरकारी नौकरियां देना बंद कर दी है, और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा दिया है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इनटू द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स के यानी कि जो सार्वजनिक उद्योग हैं, सारे लोगों के लिए हैं, आम पब्लिक्स के लिए है, सरकारी है, उसको उनको प्राइवेट सेक्टर्स में यानी ठेकेदारों को दे करके उसको प्राइवेट बना देना, यानी कि अपनी जवाबदेही से भागना। वर्तमान के सरकार पे ये बहुत बड़ा आरोप लगता है कि वो रोज प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं? सकारात्मक पहलू ये है कि जब व्यक्ति को अपनी नौकरी की स्थिरता का आभास नहीं होता कि मैं यहाँ आजीवन हूँ, तो वो थोड़ा सचेत होकर काम करता है। क्या होता है? सचेत होकर काम करता है। और कंपनियां भी, जिनको टेंडर मिलता है, वो भी कॉम्पिटिटिव भावना से काम करती हैं। ये सकारात्मक पहलू है। इसका नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू है कि जितना काम, जिस काम का जितना मूल्य मिलना चाहिए, जिस काम का जितना मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य प्राइवेट कंपनियां नहीं देती हैं। प्राइवेट कंपनी से काम के बदले उचित सैलरी नहीं मिलता। तो ये क्या है? नौकरी अस्थायी होना, बाकी सुरक्षा के साधनों का कमी होना। तो इसके वजह से थोड़ा सा हीन भावना भी लोगों में जागृत होती है। सरकार को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेवारियों से न भागे और जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके संचालन की जिम्मेवारी संभाले, और जो व्यक्ति उस लायक है उसको चयनित करके अस्थायी नौकरी न दे, अस्थायी नौकरी दे, ताकि उनका जीवन यापन सही से कट सके। देखिए, ये सूरत की कहानी आपने पिछले बुक में भी पढ़ी थी। 1994 में सूरत जो है भयंकर वहाँ बीमारी फैला था, फ्लैग, वहाँ बहुत कूड़ा कचरा हुआ करता था, लेकिन फिर साफ सफाई हुआ। 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ चुके थे। लास्ट में जा कर के सूरत जो है एक सबसे खूबसूरत शहरों में से आज बन करके उभरा है। नगर निगम और स्थानीय लोगों के प्रयास से ये हो पाया है। अब देखिए, नगर निगम का जो कुल आय है उसका मात्र 25 से 30% आय जो है वो संपत्ति कर से हो पाता है। संपत्ति कर से कितना हो पाता है? मात्र 25 से 30%। बाकी का आय कैसे होता है? तो बाकी का आय डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने टैक्सेस को समझा था। अब यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे किया गया था, और ये मिशन कुछ हद तक सफल भी दिखता है। कई शहरों को और कई ग्रामीण एरियाज़ को, खास करके माँ गंगा के घाटों को बहुत साफ सुथरा किया गया है। अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका अध्याय
7th में आप पढ़ेंगे। यहाँ कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव है जहाँ पे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाने का काम, साइकिल ठीक करने का काम, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवसाय होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो क्या लोग खाना पसंद करते हैं, इडली, डोसा वगैरह, ये सब का जिक्र है। ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका के बारे में बताया गया है। यहाँ एक तुलसी नाम की महिला है जो कि रामलिंगन के ज़मीन पर काम करती है। कलपट्टू के 20 एकड़ धान की खेती करता है। कौन करता है? रामलिंगम। अब ये तुलसी जो है उसके माध्यम वो 8 घंटा काम करती है प्रतिदिन और उसको मात्र 40 रुपये की मजदूरी मिलता है। पुरुष के तुलना में उसको बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। और इसके साथ साथ वो साफ सफाई काम का भी कामकाज करती है घर में। इस तरह की महिलाएं जो हैं, पर उनका रेट जो है, जो उनको उसके बदले में भुगतान किया जाता है, वो बहुत ही कम है। आगे देखेंगे हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है। ग्रामीण परिवारों में से क्या है? 40% खेतिहर मजदूर है। अब खेतिहर मजदूर कौन होता है? खेतिहर मजदूर वो व्यक्ति होता है जिसके पास बिल्कुल भी खेत ना हो, दूसरे के खेत पे आश्रित होता है मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए, वो लोग खेतिहर मजदूर होते हैं। तो हमारे ग्रामीण परिवारों में से 40% परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेत बिल्कुल नहीं है। बाकी भी 60% में से 5 से 10% ऐसे होंगे जिनके पास 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जिनके पास उस ग्रामीण एरिया का 90% जमीन होगा। और बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% जमीन पे मालिकाना हक देखने को मिलेगा। यानी कुछ ही परिवार होते हैं जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन होता है और बाकी परिवारों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, उसी में उन लोग अपना काम करते हैं। उससे भी कम होता है, किसी के पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा भी होता है, उसी में उसको अपना काम चलाना पड़ता है। लेकिन ये खेती का काम जो है ये तो हमेशा चलता नहीं है। तो खेती का काम जब जब रुकता है तब तब बीच बीच में उन लोगों को दूसरा काम देखना पड़ता है। जैसे कि रामलिंगन के चावल का मिल है, उस मिल में भी काम करने के लिए तुलसी जाती है। उसके अलावा वो दूध वगैरह, गाय वगैरह रखी है जिसको वो कहाँ बेचती है? सहकारी समिति में। देखिए सहकारी समिति बार बार आ रहा है जिसके बारे में आपको आगे के अध्यायों में जरूर पढ़ने को मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं अलग से आपको नोट्स बना के पढ़ाऊंगा कि सहकारी समिति क्या होती है, इसका गठन कैसे किया जाता है, ये कार्य कैसे करती है और क्यों सहकारिता को सबसे अच्छा रास्ता बताया गया है किसी भी ग्रामीण एरिया या शहरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए। सहकारिता बहुत ही अच्छा माध्यम है। हाँ, सहकारी समिति, इसके बारे में पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, आगे भी क्लासेस में मिलेगा, पुनः उसको देखेंगे। साहूकार से कर्ज लेना, ये किसानों की आम समस्या है, जो ब्लू मार्क कर रखा है मैंने, उस पर नज़र डालेंगे आप लोग। यहाँ एक बड़ी समस्या का जिक्र आपकी किताब में मिलता है, देखेंगे, आत्महत्या। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज में डूब करके। फिर वही सहकारी के कॉन्सेप्ट पे ही सहकारी बैंकों का भी जिक्र है यहाँ पे, कोऑपरेटिव बैंक्स, आप नाम देखे होंगे, कोऑपरेटिव बैंक, जो कम ब्याज दर पे लोगों को पैसा मुहैया करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, व्यवसाय कर सके, खेती कर सके। और ये जो हालत है गरीबी वाली, ये 80% किसानों की है। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लियर लिख रहा है 80% किसान जो है वो इस तरह की समस्याएं, जो कर्ज की समस्या से गुजरते हैं और इनमें से ही आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। और बाकी के 20% किसान जो हैं, जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि खेती करके ही और खेत खरीदने के पीछे लगे रहते हैं, खेती के मुनाफे से ही। अब
अब देखें कि कल्लूपट्टी को ही अध्याय में जगह क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ एक खास चीज़ जो है उसकी उपज होती है, वो क्या है, तेंदू के पत्ते। और तेंदू के पत्ते कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो हमारा बीड़ी बनता है, बीड़ी तंबाकू, उसका जो रेपर होता है उसके लिए तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल होता है। यहाँ फिर आता है सहकारी समिति के पास शहर के लोगों को दूध बेचना, ये कई लोगों की आजीविका है। दूध इकट्ठा करके ग्रामीण क्षेत्र में वो शहर में जा करके सहकारी समिति को बेच देते हैं। मछली पकड़ने का काम भी करते हैं ये। अब यहाँ नागालैंड का एक जिक्र है और यहाँ एक फ़ोटो है, इस फोटो को देखेंगे, ये सीढ़ी नुमा खेती का फोटो है। तो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ देखने को मिलती है, नागालैंड या इसके जैसे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। अब यहाँ देखिए, ये कमोबेश सहकारिता का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ सब लोगों के पास अपने अपने खेत तो हैं, लेकिन सब इकट्ठे ही खेती करते हैं, एक साथ मिल करके खेती करते हैं। और जो खर्च होता है, उस खर्च को छांटने के बाद जो मुनाफा निकलता है उसको बराबर जिस अनुपात में खेत है उस अनुपात में उस पैसे को लोग आपस में वितरित कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, पुद्दुपेट कलपट्टू के नज़दीक का एक ग्रामीण एरिया है ये पुद्दुपेट। यहाँ के लोग क्या है, मछुआरे हैं, जो जाल और कटारमन से पंक्तियाँ की तरह जो दिखती हैं उससे जो है वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। ये समुंदर में जाते हैं, लेकिन समुंदर में जाने पे एक समस्या है, तूफान की समस्या। कभी कभी तूफान में भी ये घिर जाते हैं। अब यहाँ देखो, मछली का जो व्यवसाय है वो कैसे काम करता है उसको बताया गया है। यहाँ 4 भाग में बांटा जाता है, मछलियाँ जो मिलती हैं वो 4 भाग में 3 बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों के में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, 4। और चौथा हिस्सा जो है वो किसके जाएगा, वो नाव। यानी मछली पकड़ने वाले जितने लोग होंगे वो 3 हिस्सा लेंगे, बाकी का बचा हुआ 1 हिस्सा जो है वो नाव मालिक लेगा, जिसकी नाव होगी। अब मछलियाँ ये लोग क्या करते हैं, नीलाम करते हैं, बोली लगती है और नीलामी करके ये लोग बेच देते हैं। अब देखोगे कि हर साल मॉनसून के दौरान करीब 4 महीने तक ये लोग समुद्र में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि उस दौरान मछलियों का क्या होता है, प्रजनन का समय होता है। मछलियां उस वक्त प्रजनन कर रही होती हैं और उस वक्त सुनामी जैसे बड़े घटना होने का भी डर होता है, सुनामी। इसके बारे में भी, सुनामी के बारे में भी अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका कैसी चलती है, तो खेत तैयार करके रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, ये सब जो है ना, खेती करने का काम जो है ये सब लोग करते हैं। आगे भी अन्य कई कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग करते हैं, उसको देखेंगे। फिर शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये शहरी क्षेत्र में आजीविका जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका वैसे ही शहरी क्षेत्र की आजीविका भी चलती है। शहर के लोग कैसे अपना जीवन कैसे बिताते हैं, जीवन यापन कैसे करते हैं, उसके बारे में है। यहाँ एक फैक्ट दिया है कि देयर आर मोर देन 5000 सिटीज एंड 27 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। लेकिन क्या बिहार में कोई मेट्रोपॉलिटन है, महानगर सिटी है? तो अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे बिहार बुक के अध्यायों में भी ये आपको मिल जाएगा कि बिहार के अंदर में कोई भी महानगर नहीं है।
नगर निगम है लेकिन महानगर नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बिहार के अंदर में नहीं है। लेकिन अभी एज ऑफ जून महीने 2024 से पटना को मेट्रोपॉलिटन सिटी के सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इसका आधार क्या रखा गया है, 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जिस शहर का हो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जगह मिलती है, महानगर के रूप में जगह मिलती है। अब शहर का जीवन कैसा होता है उसका एक परिचय आपको इस अध्याय में मिलेगा। अखबार बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला और एक बज्जू माझी हैं रिक्शा वाले, इनकी कहानी है, जो कि 200-300 रुपया के कमाई करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले बाकी लोगों के साथ में ये भी रहते हैं। खाने पीने के बाद 100-150 रुपया बचा लेते हैं प्रतिदिन के हिसाब से और वो अपने घर को बेचते हैं। कभी कभी सप्ताह 10 दिन पे वो अपने घर भी जाते हैं। टूटे फूटे गद्दों पे वो पे अपना समय बिताते हैं, सोते हैं। और यहाँ एक फ़ोटो है उनका आजू का कैसे चलता है उसका आभास आप लोग इस फोटो से देख सकते हैं। कितना बिखरा हुआ है हर सामान, अस्त व्यस्त रखे हुए हैं सब लोग, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता और इतना पैसा ही नहीं होता कि वो बेहतर जगह पे रह पाए। जो शहर में काम करते हैं उनमें से 12% लोग सड़कों पर ही काम करते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है, जितना लोग शहर में काम करते हैं उसमें से 12% से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ सड़क पे ही काम करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, जिसमें ठेले पे सामान बेचना, फुटपाथ वाले, ये सब लोग आते हैं। कई सारे क्लिनिक, शोरूम इत्यादि देखने को मिलता है आपको। एक तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो दूसरी तरफ छोटे छोटे फुटपाथ के दुकानदार भी आपको मिलेंगे। ज़्यादातर व्यापारी जो है खुद अपना व्यवसाय संभालते हैं। कुछ लोग अपने यहाँ कर्मचारियों को भी नौकरी पे रखते हैं, लेखा जोखा हिसाब किताब रखने के लिए, या मैनेजर या अन्य तरह के छोटे मोटे कामों के लिए। नगर निगम के लाइसेंसी दुकानें भी हैं जो जिनसे नगर निगम जो है टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करता है, जो आखिरकार हमारे ही काम आता है, शहर के विकास में ही काम आता है। अब यहाँ पे कपड़ों का शोरूम जो है उसमें कपड़े कहाँ से आते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, तिरुपुर और दिल्ली के आसपास से भी, गुड़गांव और नोएडा के आसपास से भी कपड़े आते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द है लेबर चौक, ये तकरीबन हर शहर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेबर चौक वो स्थल होता है जहाँ पे दैनिक कार्य करने वाले मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं सुबह सुबह, और लोग जाते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार मोल भाव करके वहाँ से किसी मजदूर को अपने यहाँ काम पे लेकर के आते हैं। तो ये जो लेबर चौक होता है, यहाँ लोग इकट्ठा होकर के इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और उनको काम देगा, और आज वो 200-300 रुपया, 200-300 काम के अनुरूप 200 से लेकर के 500-700 तक का मजदूरी उनको करने को मिलेगा। ये इनफॉर्मल वर्कर होते हैं। अब छोटे छोटे फैक्ट्रीज के बारे में दे रहा है कि वहाँ महिलाओं का क्या कंडीशंस है काम करने का। कपड़ा उद्योग जो हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में बता रहा है कि हमारे यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे जगहों का कपड़ा भी तैयार करके भेजा जाता है। लेकिन क्या ये निर्यातक कंपनियां जो हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं सब तरह से अच्छी होती हैं? तो अगर बड़ी कंपनियों की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे एक पॉस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, यानी कि शारीरिक शोषण से बचाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2013 से। ये एक्ट जो है प्रभावशाली है। इस एक्ट के पीछे की स्टोरी आप देखेंगे तो जोधपुर का एक, राजस्थान का एक इंसिडेंट आता है जिसमें एक सोशल वर्क महिला थी, सोशल वर्क का कार्य करती थी, जिसके अपने ही कर्मचारियों द्वारा उसका शोषण किया जाता है, जिसके विरोध वो आवाज़ उठाती है, और उसके बाद से फिर जा कर के ये पॉक्स का एक्ट बनाया जाता है।
यहाँ पे 8 घंटे काम करती है निर्मला। निर्मला का एक कहानी दिया है, 8 घंटे काम करने का उसको 280 रुपये मिलते हैं, और अगर अतिरिक्त काम करती है कुछ घंटे और तो उसको 100 रुपये अतिरिक्त मिलता है। लेकिन ये सब के बावजूद भी वो खुशहाल नहीं है, क्योंकि वो अनियमित कारीगर है और कंपनी अपने ज़रूरत के अनुसार ही उसको बुलाती है। बाकी 3-4 महीने तक हर साल उसको घर बैठना पड़ता है, तो उसकी काम की कोई सुरक्षा नहीं है, उसके साथ बुरा व्यवहार भी होता है। छोटे कंपनियों में ये पॉक्स जैसे एक्ट का अवमानना किया जाता है, इसको सुचारू रूप से कार्यरत नहीं किया जाता है। उनके नियम और नियमावली में ये पॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी कंपनियों में अलबत्ता ये रहता है, कमेटी होती है जहां आपके साथ अगर किसी भी तरह का भेदभाव या छेड़खानी हो रहा है तो उसकी शिकायत आप तुरंत पॉस कमेटी को कर सकते हैं, और वो बहुत ही गोपनीय तरीके से कार्य करती है और संबंधित व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। उसके लिए जेल तक का प्रावधान है, नौकरी जाने से लेकर के जेल जाने तक का भी नौबत। आप अगर सेक्सुअली किसी को हरास कर रहे हैं तो पॉक्स के अंदर, पॉक्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत सजा दी जाती है। अब यहाँ पे कुछ जिक्र है कि कार्यशैली कैसी रहती है, कंपनीज कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि कुछ छुट्टियाँ भी लोगों को दी जाती हैं। परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा भी होती है, छुट्टियाँ भी मिलती है। बुढ़ापे के लिए वो लोग बचत भी कर सकते हैं, जिसका भविष्य निधि के नाम से जो एक बचत स्कीम चला रखी है सरकार ने, उसमें आप लोग पैसे जमा कर सकते हैं। बुढ़ापे में आपका वो पैसा काम आएगा। कॉल सेंटर का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी आप टीवी, फ्रीज, मोबाइल इत्यादि लेते हैं या कॉलिंग से संबंधित जो व्यवस्थाएं कंपनी देती हैं, उसके नेटवर्क से लेकर के कोई इशू आता है तो उसके लिए आप कॉल सेंटर को याद करते हैं, तो वहाँ भी लोग कार्य करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनमें से कुछ सिटीज़ का नाम मैंने हाईलाइट कर रखा है। सम ऑफ द सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, सूरत हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, थाने हो गया, भोपाल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और अभी रिसेंटली पटना भी जून 2024 से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर में इंक्लूड कर लिया गया है, इंक्लूडेड हो गया है। हाँ, बस इतना ही। क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी टर्म्स या कुछ भी ऐसा चीज़ जो मेरे पढ़ाने के दौरान आपको समझ में नहीं आई, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अलग से आपको उसको समझा दिया जाएगा। क्लास 6 का बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास वो आपका एमसीक्यू का होगा। तो जो हमने बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में जो हमने सारे चैप्टर्स को कवर किया है, इसी पे आधारित एमसीक्यू का क्लास जल्दी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसको देखें और अपने साथियों को बताएं। आप लोग एएससी एकेडमी के साथ जुड़े रहें, बाकी के क्लासेस को भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको 12th तक के सारे बुक्स, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड के हों, 12th तक के सारे बुक्स को ऐसे ही एक एक लाइन समझाते हुए पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए पढ़ाया जाएगा। तो आप एएससी एकेडमी के साथ बने रहें। बाकी हम एमसीक्यू के क्लास में मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो इसी आधारित पे होंगे, तो दोनों वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे तो एमसीक्यू बनाने में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।